हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे नेशनलिज्म यूरोप के यूनिट 2 के बारे में, द लिबरल्स आइडियोलॉजीज, और जो कह सकते हैं लिबरल्स वर्सेस कंजर्वेटिव्स। हालांकि आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरल्स, इन लिबरल्स का मतलब क्या है, लिबरल्स को समझने के लिए आपको समझना होगा लिबरल आइडियोलॉजीज को। अगर ये चैप्टर अगर आपको समझना है, नेशनलिज्म यूरोप समझना है, मैंने बताया आपको कि ये सिर्फ और सिर्फ चैप्टर जो है सिर्फ आइडियोलॉजीज के बेस पे बेस्ड है। अगर आप इस आइडियोलॉजी को समझ लोगे, हालांकि बहुत ज्यादा आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। पहले बात करते हैं लिबरल्स आइडियोलॉजीज के बारे में और कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। पहले समझते हैं कंजर्वेटिव आइडियोलॉजीज क्या है। कंजर्वेटिव आइडियोलॉजीज, जैसे कि हमें पता है कि पूरे यूरोप में राजा और किंग वगैरह रूल, यानी जितने भी राजा थे वो लोग रूल कर रहे हैं, उनकी एक फैमिली रूल कर रही है। इस तरीके से अलग अलग किंगडम्स डिवाइडेड हैं पूरे यूरोप में, और उनके पास कुछ सर्टेन राइट्स हैं या कुछ उनके पास प्रिविलेजेस हैं, और ये प्रिविलेजेस उनके पास जो है उनको अलग से तरीके से उनको एक पोजीशन देती है। उनके पास एक प्रेस्टीज है उसके पास, ठीक है, यानी प्रेस्टीज, पोजीशन, पावर, ये सब चीजें किसके पास है, ये सब कंजर्वेटिव्स के पास है। यानी ये अपनी पावर पोजीशन को कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं, अपने राइट्स को देना नहीं चाहते हैं। सो दे वर कॉल्ड द कंजर्वेटिव। यानी कोई भी अगर राजा होगा, जाहिर सी बात अपनी पावर को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहेगा, और वो एक कॉमन मैन नहीं बनना चाहेगा किसी भी देश के अंदर। जब फ्रांस में जब नेशनलिज्म आया, तो वो नेशनलिज्म अचानक से नहीं आया, वो नेशनलिज्म आया वो लिबरल्स आइडियोलॉजीज की वजह से, क्योंकि वो इज द फादर ऑफ लिबरल्स आइडियोलॉजी, या कह सकते हैं वो इज द फादर ऑफ लिबरलिज्म, या लिबरलिज्म का फादर कौन है, वो है जॉन लॉक। जॉन लॉक ने सबसे पहले आइडिया दिया था कि राजा के पास पावर नहीं होनी चाहिए, उसके पास भी कुछ लिमिटेड पावर होनी चाहिए। वो लिमिटेड पावर क्या थी, वो लिमिटेड पावर थी नेचुरल राइट्स की। यानी राजा को कुछ जो है 3 चीजों को छोड़कर, दैट्स कॉल्ड राइट ऑफ लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी। यानी प्रॉपर्टी का अधिकार, जीवन का अधिकार, और जो है राइट टू फ्रीडम, यानी एक तरह से, या लिबर्टी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये यानी स्वतंत्रता, यानी ये 3 राइट्स को नेचुरल राइट्स कहा गया। ये आया था किसके अगेंस्ट में, हॉब्स के अगेंस्ट में। अब ये हॉब्स कौन था, ये हॉब्स वो था जिसने राजा को पूरी तरीके से पावर दे रखी थी। यानी ये बंदा वो था जिसने कहा था कि भाई राजा जो है कुछ भी कर सकता है, उसको एब्सोल्यूट पावर बोला गया। क्या बोला गया, एब्सोल्यूट पावर। यानी राजा के पास सुप्रीम पावर होती है, वो कुछ भी कर सकता है, यानी वो भगवान के समान है, ठीक है। वो कुछ भी कर सकता है, और उससे वो कुछ भी करे उसको विरोध करने का कोई भी किसी भी आदमी को कोई भी हक नहीं है। तो यानी पूरे यूरोप में ये इस व्यवस्था को फैली हुई थी। पर उसने चैलेंज किया किस बंदे ने, जॉन लॉक ने। उसने कहा कि भाई ठीक है, राजा के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होगी, ठीक है। इससे पहले जितने भी थिंकर्स होते थे, जितने भी लोग थे, वो सब राजा को 100% सपोर्ट करते थे। बट जॉन लॉक पहला व्यक्ति था जिसने कहा कि भाई राजा के पास कुछ अधिकार नहीं होने चाहिए, वो अधिकार थे नेचुरल राइट्स के। तो यहाँ पे राजा, पहली बार जॉन लॉक ने जो है राजा के ऊपर, यानी उसकी एब्सोल्यूट पावर, ये वर्ड को ध्यान देना, एब्सोल्यूट पावर, क्योंकि आपकी बुक में कंजर्वेटिव्स को या राजाओं को अलग अलग नाम से संबोधन किया जाएगा, अलग अलग नाम से उसको आपको कोट किया जाएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए। हालांकि सबका मतलब एक ही होगा, वो मैं अभी लिस्ट बताऊंगा आपको किस तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल डेस्पोटिक पावर राजा को कहा जाएगा, एम्पायर, क्राउन, रीजिम, ठीक है, एरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, इसके अलावा एम्पायर, क्राउन, रॉयल फैमिली, डायनेस्टी, सब बता दिया मैंने। तो ये सब चीजें नाम बदल बदल कर आएंगी, इन सब का मतलब एक ही है, राजा या उसकी फैमिली या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, या ओलिगार्की, ठीक है। ओलिगार्की में सब कुछ ग्रुप ऑफ राजा जो रूल करेंगे, ग्रुप ऑफ किंग जो रूल करेंगे। सो यहाँ पे ये सारे जो सिस्टम बताया मैंने, ये सब राजा के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको चैलेंज करने वाला पहला व्यक्ति था जॉन लॉक, जिसको कहा गया लिबरल्स, यानी जिसको कहा गया फादर ऑफ लिबरलिज्म। यानी जॉन लॉक को कहा गया फादर ऑफ लिबरलिज्म। इसी वजह से यहाँ से लिबरलिज्म की शुरुआत होती है। यानी लिबरलिज्म का मतलब है उदारवाद। हिंदी वाले बच्चे जो देख रहे हैं उनको उसको समझ में आएगा, यानी उदारवाद इसका मतलब है। सो यहाँ पे एक लिबरलिज्म की जो है पूरी व्यवस्था आ गई। अब ये लिबरल्स किसको डिमांड करते हैं, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो यानी वहां पर वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को लाना चाहते थे, वो लिबरल्स आइडियोलॉजीज को लाना चाहते थे। ध्यान देना, लिबरल्स के साथ जुड़ी हुई है कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट के साथ जुड़ी हुई है डेमोक्रेसी, यानी तीनों ये चीजें एक साथ जुड़ेगी। ये एक पूरी थ्योरी है जिसको हम डिटेल में नहीं पढ़ सकते, पर शॉर्ट में समझ लो आप। यानी जहां पर लिबरल्स होगा, लिबरल्स मतलब आजादी, आजादी मतलब वहां पे डेमोक्रेसी होगी, और डेमोक्रेसी के अंदर में कई तरह के जो है राइट्स आते हैं, कई तरह के फ्रीडम्स आते हैं, इक्वालिटी आती है, ये सब चीज डेमोक्रेटिक के प्रिंसिपल्स आते हैं। और वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। यानी लिबरल्स का मतलब क्या है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर कई सारे राइट्स, और ये उसके अंदर जो है जो लीडर होंगे वो इलेक्टेड होंगे, ठीक है। इक्वालिटी को फॉलो करा जाएगा, फ्रीडम होगी वहां पे, जस्टिस होगा वहां पे। तो ये सब चीजें वहां पे डेमोक्रेटिक बनाएंगे। समझ में आ गया, लिबरल्स का मतलब ये सब चीजें लिबरल्स को रिप्रेजेंट करेंगी। अब जब ये सब चीजें आ जाएगी तो जाहिर सी बात है आपका एक देश बन जाएगा। आपका क्या बन जाएगा, एक देश। यानी
किंग तो आपको इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं करेगा, ना राजा कोई आपको इक्वालिटी देगा नहीं, ना वो जस्टिस देगा आपको ढंग से, ना वो एक तरह से फ्रीडम आपको देगा। सो ये चीजें कहाँ पे पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ नेशन में, यानी देश में। सो नेशनलिज्म का सबसे पहले, यानी जो नेशनलिज्म को सपोर्ट करने वाले लोग थे, दे वर कॉल्ड लिबरल्स। नेशनलिज्म मतलब क्या है? एक देश बनाओ और देश में फिर एक रूल ऑफ लॉ लेके आओ, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को वहां पे इंप्लीमेंट करो। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी लिबरल्स आइडियोलॉजी की शुरुआत यहाँ से होती है। और ये किसके अगेंस्ट में आएगा? ये आएगा आपके मोनार्की के अगेंस्ट में। मैंने लिस्ट बताई थी, चाहे वो मोनार्की लिखा हो, चाहे किंगडम लिखा हो, चाहे डेस्पोटिक पावर्स लिखा गया हो, चाहे एब्सोल्यूट पावर लिखा गया हो, चाहे रिजिम लिखा गया हो, चाहे क्राउन लिखा गया हो, चाहे रॉयल फैमिली लिखा गया हो, या ओलिगार्की लिखा गया हो, या मान लीजिए एक दो और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ भी लिस्ट आए तो आप समझना इसके ये सब किंग को ही रिप्रेजेंट करते हैं या उसकी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अगेंस्ट में आए लिबरल्स। अब ये आपको समझ में आ गया लिबरल्स कौन थे और कंजर्वेटिव्स कौन थे। जाहिर सी बात है पूरी बुक में जो है चैप्टर में जाहिर सी बात है इन्हीं दोनों की लड़ाई होगी, यानी लिबरल्स की या और कंजर्वेटिव्स की। कंजर्वेटिव मतलब जो राजाओं की पावर को, लॉर्ड्स की पावर को या प्रिविलेज को सपोर्ट करते हैं, और लिबरल्स वो जो उनकी पावर को छीनना चाहते हैं, उनकी पावर्स को हटाना चाहते हैं और एक देश में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब वहां पे राजा नहीं होगा, वहां पे लीडर होंगे और लीडर जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे बाय द पीपल। सो इन थ्योरीज अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अब लिबरल्स को भी अलग अलग वर्ड से जान इस चैप्टर में समझ सकते हैं। कई बार इनको रेवोल्यूशनरीज कहा जाएगा, क्योंकि राजा अपनी पावर बिना रेवोल्यूशन के छोड़ेगा नहीं, बिना प्यार से छोड़ेगा नहीं। तो कई बार लोगों को क्रांतियां करनी पड़ेगी छुप छुप के, तो उनको कहा गया रेवोल्यूशनरीज या क्रांतिकारी, या इसके अलावा उनको कहा गया नेशनलिस्ट, यानी जो देश बनाने की बात कर रहे हैं, नेशन बनाने की बात कर रहे हैं, तो दे वर कॉल्ड नेशनलिस्ट, या उनको कहा गया लिबरल्स, यानी लिबरल्स, नेशनलिस्ट या रेवोल्यूशनरीज। हालांकि तीनों अलग अलग हैं, लेकिन ये तीनों इन्हीं के लिए रिप्रेजेंट करा जाएगा जो कि देश के बनाने की बात कर रहे हैं और मोनार्की को हटाने की बात कर रहे हैं। तो आशा करता हूं आपको ये लिबरल्स और जो है व्हाट इज द लिबरल्स के बारे में समझ में आ गया होगा, व्हाट इज द लिबरल्स और ये किसके लिए अगेंस्ट में काम कर रहे थे। अब दूसरी तरफ देखेंगे कि अगर ये आइडियोलॉजी आपको समझ में आ गई तो दूसरी तरफ देखेंगे कि किस तरीके से आगे हम चैप्टर को समझ नहीं करेंगे, बस इसी टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे, लिबरल्स वर्सेस कंजर्वेटिव, यानी एक तरफ लिबरल्स हैं और एक तरफ कंजर्वेटिव्स हैं। तो कभी पावर में लिबरल्स आएंगे और कभी पावर्स में कंजर्वेटिव्स आएंगे। अभी देखना 1815 में जब नेपोलियन की डेथ होती है तो वहां पे कंजर्वेटिव्स का रूल आ जाएगा। कंजर्वेटिव्स जो रूल्स हैं वो 1830 से लेकर 1848 तक रूल्स करेंगे। उसके बाद फिर से जो रेवोल्यूशनरीज हैं वो फिर से राइज हो जाएंगे, यानी खेल यही चलता रहेगा लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स का। आशा करता हूँ यह टॉपिक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे जल्दी ही मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।